नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार बुलेटिन 1:30 बजे का और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उड़ीसा में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर जोरदार हमला। पाकिस्तान के परमाणु बम का नाम लेकर देश को डराने की कोशिश का लगाया आरोप। कहा, इसी रवैये की वजह से देश ने दशकों तक झेला आतंकवाद। पीएम का राहुल गांधी पर कटाक्ष। कहा, शहजादे पढ़ रहे हैं पुरानी स्क्रिप्ट। कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बना पाएगा। जोर शोर से जारी है लोकसभा चुनाव का प्रचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तिरुपति में किया रोड शो। हमीरपुर में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर की विजय संकल्प यात्रा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में की रैली। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधानसभा की सभी सीटों समेत 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। भाजपा ने श्री राम मंदिर के शुद्धिकरण के कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस एससी समाज के अपमान पर है आमदा। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, केजरीवाल जेल रिटर्न के एलीट क्लब में हुए शामिल। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा मुकाबला। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बोलांगीर में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीएम ने कहा कि 4 जून बीजेपी सरकार की एक्सपायरी डेट है। पीएम ने साथ ही कहा कि 10 जून को राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। पीएम ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि ओडिशा की जनता ने बीजेपी को करीब 25 साल तक अवसर दिया। इससे बीजेपी नेताओं के पास तो गाड़ी बंगले आ गए, लेकिन आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। पीएम ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर जमीन से कटे होने का भी आरोप लगाया। उनको एक सवाल पूछना कि आप कांताबाजी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के बिना कागज लिए, हाथ में कागज नहीं रखना है, बिना कागज लिए 10 गांवों के नाम बोल दीजिए। बस इतना पूछ लीजिए। वे 10 गांवों के नाम नहीं बता पाएंगे जी। इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं और जहां चुनाव लड़ने आए हैं, वहां के 10 गांवों के नाम बिना कागज बोल दें। आप देखिए साहब, वो यहां की जमीन से कटे हुए हैं, वो आपसे कटे हुए हैं, वो आपके दुख नहीं जानते, वो आपके सपनों को नहीं समझते हैं, वो आपके सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। भाइयों बहनों, और इसीलिए हमारा उड़ीसा इतना धनवान होने के बाद भी यहां के लोग गरीब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के कंधमाल में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के साथ साथ राज्य की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। पीएम ने विश्वास जताया कि इस बार ओडिशा में डबल इंजन सरकार का गठन होगा। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के परमाणु बम का नाम लेकर देश को डराने का प्रयास कर रही है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं, और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता रही है। कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण
जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे पुरानी चुनावी स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं। पीएम ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस को आधिकारिक रूप से नेता विपक्ष का दर्जा मिलने लायक सीटें भी नहीं मिलेंगी। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है। और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। ओडिशा के कंधमाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए उमड़ा जनसैलाब जोश से भरा नजर आया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के कंधमाल में हैं, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पहले एक रोड शो किया और उसी रोड शो में एक जनसैलाब उमड़ा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए सड़कों के दोनों तरफ उनका इंतजार कर रहा था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कंधमाल में सामाजिक कार्यकर्ता पूर्णमासी जानी का भी आशीर्वाद लिया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पूर्णमासी जानी को उनकी सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंधमाल पहुंचे तब उन्होंने पद्मश्री पूर्णमासी जानी का आशीर्वाद लिया और उन्होंने शॉल पहनाकर पूर्णमासी जानी के पांव भी छुए, उनका आशीर्वाद लिया और उन्होंने एक शॉल भी पहनाई। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह ने तेलंगाना के चेवल्ला लोकसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव मोदी बनाम राहुल है। एक तरफ इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करता है तो दूसरी तरफ एनडीए देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने की बात करता है। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके साथी, और दूसरी ओर 23 साल तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक और गर्मी थोड़ी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक में छुट्टी मनाने वाले राहुल गांधी, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाने वाला नरेंद्र मोदी है। इन दोनों के बीच में आपको तय करना है।
लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में समीरपुर स्थित अपने आवास पर कन्या पूजन किया। हमीरपुर लोकसभा सीट पर 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कन्या पूजन और मां के आशीर्वाद के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों और उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के साथ वे जनता के बीच हैं और वे भारी जीत भी हासिल करेंगे। मुझे 4 बार लोकसभा में जाने का अवसर मिला, 5वीं बार निकला हूं। मोदी जी के किए काम, हमारा क्षेत्र का विकास, इन सब से एक बड़ी जीत की ओर हम अग्रसर होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विजय संकल्प यात्रा भी की। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में समीरपुर स्थित वहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके साथ कन्या पूजन भी किया। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भव्य रोड शो किया। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इससे पहले उन्होंने तिरुपति मंदिर जाकर भी दर्शन किए। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तिरुपति में उन्होंने विशाल रोड शो किया, साथ ही उन्होंने तिरुपति मंदिर जाके पूजा अर्चना भी की। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये नया भारत केवल बोलता ही नहीं, करके भी दिखाता है। भाजपा ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। भारत में आज सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और जिस भारत में विकास है तो विरासत भी है। आपकी आस्था का सम्मान है। याद करिए अयोध्या में राम मंदिर के लिए समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी राम भक्तों पर, और भाजपा की सरकार आई, आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश हित में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा में जो भीड़ दिखी थी वे वास्तविक थी। आज देश में एक नेता होंगे जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की। ये यात्रा आपकी जरूरतों को समझने के लिए थी। ये यात्रा आपके बीच आनी थी। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा हमारे देश में जो आपकी समस्याओं को समझने के लिए, आपसे मिलने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला हो। बुलेटिन में आगे बढ़े। केंद्रीय मंत्री और उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भगवान श्री राम पर दिए गए बयान पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी बात को बगैर तथ्यों के नहीं करते हैं। जितने तर्क, तुलना और तथ्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी हर विषय को सामने रखते हैं और उसका उत्तर देते हैं, इतना आज तक नहीं हुआ। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हमारा संगठन नहीं कह रहा, इस बात को विश्व समझ रहा है। ये बात सामने है, ये आंकड़ों पर आधारित है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हमारी अर्थव्यवस्था 10वें 11वें दर्जे पर थी, आज पहुंच करके 5वें दर्जे हो गई। बहुत जल्द वो 4थे दर्जे पर आने वाली है और मोदी जी की तीसरी टर्म पर 3रे दर्जे पर। ये मैं नहीं कह रहा है, विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हमारे स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 350-400 थी, आज बढ़ करके 1.5 लाख हो गई और स्टार्टअप्स की दुनिया में हम 3रे दर्जे पे आकर के खड़े हो गए विश्व में। दुनिया इस बात को मान रही है, और आज दुनिया हमें देख रही है।
पुलवामा हमले को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भारत के झंडे लहरा रहे हैं। विपक्ष सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना छोड़ दे, थोड़े ही साल में पीओके भी हमारे देश में आ जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल उठा रहा है, लेकिन आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का पताका भी होस्ट हो रहा है। आप उनको थोड़ा बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक में आप वो सवाल उठाने का बात छोड़ दो, देश में थोड़ी ही देर में अगली थोड़ी ही साल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाएगा। इसके साथ ही पुलवामा हमले को लेकर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा है कि आतंकवादियों को पनाह देने वाली कांग्रेस, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को शरण देने वाली कांग्रेस के द्वारा भारत के वीर सैनिकों के शौर्य का बार बार अपमान किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। रेवंत रेड्डी को और सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आतंकवादियों को पनाह देने वाली कांग्रेस, उन्हें बिरयानी खिलाने वाले, उनके लिए रेड कारपेट बिछाने वाले, कसाब के लिए रात को न्यायालय खुलाने वाले, और जिनके नेता ये प्रेस नोट जारी करते हैं कि सारी रात सोनिया गांधी जी रोती रही क्योंकि आतंकवादी मर गया। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को शरण देने वाली कांग्रेस भारत के वीर सैनिकों के शौर्य का बार बार अपमान कर रही है। बार बार ये अपमान किया जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रेवंत रेड्डी को पूरे देश से और श्रीमती सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर तंज कसते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल वापसी वाले मुख्यमंत्रियों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 1997 में बिहार के तत्कालीन सीएम लालू यादव को इसकी सदस्यता मिली थी। वैसे ही भारतीय राजनीति में एक एलीट क्लब है जेल रिटर्न, प्रिजन रिटर्न। केजरीवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। ये वो क्लब है जो बहुत पुरानी सदस्यता जिन्होंने ली है। 1997 में लालू प्रसाद यादव जी इस क्लब के सदस्य बने। मजे की बात यह है कि अब उस जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बनने के बाद जो खुशी मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, तो मुझे लगता है कि अन्ना को अपना गुरु मानने के बाद लालू यादव जी को अपना गुरु मानने का जो उन्होंने दिखाया था रामलीला मैदान में, तो उसका पूरा प्रभाव उनके ऊपर नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुधांशु त्रिवेदी ने पुलवामा हमले को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर करारा जवाब दिया और कहा उन्हें याद रखना चाहिए कि फवाद चौधरी राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। उनके लिए परम आदरणीय वंदनीय राहुल गांधी जी जो अपने बयानों के कारण बहुत निंदनीय हो गए हैं, अरे भाई उनके पर जो मेहरबान सीमा पार के भाईजान हैं फवाद चौधरी, जिन्होंने राहुल साहब और जाने क्या क्या बोला है, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला था बतौर मिनिस्टर ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। तो रेवंत रेड्डी जी जानकारी नहीं है या इतनी मोहब्बत है कि राहुल गांधी के लिए साहब कहने वाले पाकिस्तानी मंत्री के कहने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़ने के कारण लखीमपुर खीरी बेहद हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। इस सीट पर भाजपा अपने 2 बार के सांसद अजय मिश्रा पर भरोसा किया है, तो वहीं कांग्रेस सपा इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में उत्कर्ष वर्मा मैदान में है। सपा प्रत्याशी जहां जाति समीकरण के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वे भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी अपने विकास कार्यों और केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्रा से बात की हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र ने। को लखीमपुर खीरी में संसदीय चुनाव होने हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश में है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र जी हमारे साथ हैं। तीसरी बार आप प्रयास में हैं,
किन मुद्दों को लेकर, किन विकास कार्यों को लेकर, किन जनता की अपेक्षाओं को जो आपने पूरा किया है, आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, 2014 से पहले लखीमपुर पिछड़े जिलों में गिना जाता था। अभी लखीमपुर में हमारे पास 3 नेशनल हाईवे आए, कई ओवर ब्रिजेज बने, अच्छी सड़कें बनी, मेडिकल कॉलेज आया, 200 बेड का मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है। ऐसे अनेक परिवर्तन हमारे यहाँ हुए। उसके साथ साथ गांवों में गुणवत्तापूर्ण जीवन लोगों को मिले, उस पर भी हमने काम किया। और हर वो क्षेत्र जिसके ज़रूरतें पूरी हो, लोगों की सुविधाएं बढ़ें, और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमने अभी चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय का जो एक यहाँ पर हमने शुरू किया, डिग्री कॉलेज। दूसरा हमारा भी ITI का हो गया, कई पॉलिटेक्निक हैं। ऐसे कई क्षेत्रों में काम हुए, 2 केंद्रीय विद्यालय, 2 कृषि विज्ञान केंद्र। ऐसे अनेक परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में हुए। आज ये जिला केंद्र या प्रदेश सरकार की कोई भी योजना हो, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसमें 1 से 10 नंबर पर आता है। अपने विकास कार्यों के दम पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ पर सीधा मुकाबला है। क्या जनता का जनादेश होगा, 4 जून को पता चलेगा। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, निघासन, लखीमपुर खीरी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। वहीं बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होना है। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजनीतिक दलों के सामने चौथे चरण में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती होने वाली है। और फिलहाल 24 की चुनौती से जुड़ी खबरों में इतना ही। और आइए 24 की चुनौती के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। असम पुलिस ने कछार जिले में 7 करोड़ रुपए की कुल 572 ग्राम हेरोइन जब्त की है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि धोलाई और सिल्चर क्षेत्र में 2 अलग अलग अभियानों में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर कछार जिला पुलिस की एक टीम ने ढोलाई में अभियान चलाया और 55 साबुन के डिब्बों में हेरोइन बरामद की। वहीं दूसरे ऑपरेशन में पुलिस ने सिल्चर इलाके में हेरोइन से भरे 45 साबुन के डिब्बों में हेरोइन बरामद की है। और अब मौसम से जुड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। देश के कई हिस्सों में कल मौसम में परिवर्तन देखा गया, जिसके चलते कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली तो कहीं लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ कल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं, लेकिन कल ही भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे सिरोपगढ़ के पास मलबा आने के कारण ये बंद हो गया, जिसके कारण केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को श्रीकोट, श्रीनगर और कलियासोड़ में रोका गया है। स्थानीय प्रशासन मलबा हटाने और रास्ते खोलने के प्रयासों में जुटा हुआ है। और अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP में 4.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के मार्च 2024 के जारी आंकड़ों के मुताबिक दी गई है। NSO के आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 5.2% बढ़ गया है, जबकि 1 साल पहले इसी महीने में यह 1.5% था। इस साल मार्च में खनन उत्पादन भी 1.2% बढ़ा है। साथ ही बिजली उत्पादन भी 8.6% बढ़ गया है। आपको बता दें कि बीते साल यानी कि मार्च 2023 में फैक्ट्री आउटपुट उत्पादन में 1.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज, क्योंकि DD न्यूज ही है भरोसा सच का। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार,
गठबंधन की सियासत।